दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन। बट जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन के नाम से, या सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन के नाम से, या इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। वेव फंक्शन के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं क्वांटम मैकेनिक्स 10, जिसमें मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। उस वीडियो में ही मैंने वेव फंक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन किया है। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए एक वेव फंक्शन के बारे में तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे कि एग्जाम में अगर आपसे वेव फंक्शन के बारे में पूछा जाता है तो आप एग्जाम के एंगल से क्या क्या लिख के आ सकते हो एग्जाम में एक वेव फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में करता क्या है? तो हमें पता है कि वेव फंक्शन स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कहां रिप्रेजेंट करता है? इन क्वांटम मैकेनिक्स। इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब इस बात को समझने के लिए पहले आपको स्टेट ऑफ सिस्टम समझना होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से समझते हैं या क्लासिकल फिजिक्स से समझते हैं कि स्टेट ऑफ सिस्टम होता क्या है। क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है, और मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पार्टिकल को एक पोजीशन वेक्टर r से दिखाया जो क्या है x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, ये हमारा वो पार्टिकल है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है और इसका मास m है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हुआ? इसका मास, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, एनर्जी, ये जो सब इंफॉर्मेशन है जो हमें इस सिस्टम के बारे में पता है, ये सारी इंफॉर्मेशन ही क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम है। स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर हो गई बात? कहने का मतलब अगर मुझे किसी सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन पता है, यानी मास उसका पता है, पोजीशन पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, एनर्जी पता है, तो इसका मतलब हमें क्या पता है? उस सिस्टम की स्टेट ऑफ सिस्टम पता है। क्लियर हो गई बात? एक और एंगल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गैस कंटेनर, ठीक है, ये क्या है? गैस कंटेनर, ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है। अगर मैं इस कंटेनर का अगर मैं प्रेशर बता दूं, इसका वॉल्यूम बता दूं, इसका टेम्परेचर बता दूं, इसका मास बता दूं, तो ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं इस गैस कंटेनर के रिगार्डिंग दे रहा हूं, ये सब इंफॉर्मेशन क्या है? एक तरह से स्टेट ऑफ सिस्टम है। स्टेट ऑफ सिस्टम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, और वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन मास की हो, पोजीशन की हो, वेलोसिटी की हो, एक्सेलरेशन की हो, या एनर्जी की हो, या उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रेशर की हो, वॉल्यूम की हो, टेम्परेचर की हो, मास की हो। यानी अगर हमें सिस्टम के रिगार्डिंग कोई सी भी इंफॉर्मेशन पता है तो उस इंफॉर्मेशन को ही, उस इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को ही हम स्टेट ऑफ सिस्टम कहेंगे। तो इतना आप नोट कर लो, मैं मिटा दूं। पर क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम को हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में समझ लो। देखो क्लासिकल फिजिक्स में क्या हुआ, अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं तो हमारा जो सिस्टम था दो टाइप के थे। पहला या तो पार्टिकल था या बॉडी थी जिसको हम देख सकते थे। सेकंड सिस्टम क्या था? हमारे पास वेव था। ठीक है,
तो जब पार्टिकल होता था या बॉडी होती थी तो हम उसके लिए पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते थे, तो ये स्टेट ऑफ सिस्टम का रोल प्ले करती थी। यही स्टेट ऑफ सिस्टम बन जाती थी जो हम उस पार्टिकल का पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन वेव के केस में अगर मैंने ये बता दिया वेव की वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इंटेंसिटी, ये सब अगर मैंने बता दिया तो ये एक तरह से वेव की स्टेट हो गई, स्टेट ऑफ वेव। सिंपल सी बात है। यहाँ सिस्टम है क्योंकि यहाँ पार्टिकल है या बॉडी है, सिंपल सी बात है। तो क्लासिकल फिजिक्स में स्टेट ऑफ सिस्टम बताना थोड़ा इजी है क्योंकि वहां पे हमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, या तो सिस्टम पार्टिकल है या तो सिस्टम हमारा वेव है। क्लियर हो गई बात। बट क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ अलग हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स में हुआ क्या, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके पास दोनों नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये दोनों नेचर है, समझ गए। हमारे पास ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि डी ब्रोगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव अगर आपने पढ़ा है तो उस थ्योरी में ये क्लियर हो जाता है कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर भी रिप्रेजेंट करेगा और जो वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। ठीक है। उस थ्योरी से हमें पता है कि जितने भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होते हैं उनका नेचर एज अ पार्टिकल भी होता है और एज अ वेव भी होता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में वो एज अ पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में वो एज अ वेव नेचर भी शो करते हैं। तो ऐसे केस में मैं सिस्टम की स्टेट बताऊंगा कैसे, क्योंकि स्टेट ऑफ सिस्टम ये भी होती है और ये भी होती है। तो ऐसे केस में मैं स्टेट ऑफ सिस्टम को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ये वेव फंक्शन की क्या खास बात होती है, ये वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है, ये वेव नेचर को भी कैलकुलेट कर सकता है और ये पार्टिकल नेचर को भी कैलकुलेट कर सकता है। सिंपल सी बात है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी सिस्टम को एज अ वेव फंक्शन क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन की हेल्प से हम वेव नेचर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो अब तक हम इतना तो समझ चुके हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन से हमें स्टेट ऑफ सिस्टम का पता चलता है। अगर हम किसी सिस्टम के लिए वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मतलब हम क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहेंगे कि हमें स्टेट ऑफ सिस्टम पता चल चुकी है। यानी स्टेट ऑफ सिस्टम की हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी। ऑफ कोर्स अगर ये वेव होगी तो हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी ये सब भी पता चलेगी। बट अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो एज अ बॉडी है या पार्टिकल है, तो उस केस में हमारा ये वेव फंक्शन हमें पोजीशन भी देगा, मोमेंटम भी देगा, एनर्जी भी देगा उस सिस्टम की। क्लियर हो गई बात। अब इस वेव फंक्शन को किसी सिस्टम के लिए कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसके लिए हमें श्रोडिंजर ने, एक साइंटिस्ट है श्रोडिंजर, उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी थी कि किसी सिस्टम के लिए हमें वेव फंक्शन कैसे मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस श्रोडिंजर इक्वेशन को, जो थी h×2m डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई प्लस v साई इक्वल टू e साई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अब तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है, मैं बता दूं। ये 3 डायमेंशनल है। अगर मैं इसे 1 डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं तो 1 डायमेंशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, -h×² अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। ये क्या है? वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो कुल मिला के जब हम इस श्रोडिंगर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग above equation we can calculate the expression of wave function for given physical सिस्टम। ठीक है, यानी जिस सिस्टम की हमें स्टेट चाहिए, यानी जैसे ही हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें उस सिस्टम की स्टेट ऑफ सिस्टम पता चल जाएगी। यानी उस सिस्टम की स्टेट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगा? हमें उस सिस्टम के लिए वेव फंक्शन पता चल जाएगा। यानी अगर हमें किसी सिस्टम के लिए वेव फंक्शन अगर मिल गया तो हम कहेंगे हमें उस सिस्टम की स्टेट ऑफ सिस्टम पता चल गई। क्लियर हो गई बात? लेकिन मैं यहां बता दूं, यहां m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यानी अगर सिस्टम में कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, अगर सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल एक मेरे पास बॉक्स है, उसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल का मास m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। और v क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। और E क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने सिर्फ एक पार्टिकल को रखा है, तो जो ये पार्टिकल का मास होगा वो यहाँ पे m है। ठीक है, और ये तो आपको पता है x क्रॉस क्या है? रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है h/2π। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और बाकी सब तो मैंने टर्म बता दी। तो जैसे ही हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी सिस्टम के लिए, क्योंकि हर एक सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, मास ऑफ पार्टिकल अलग होगा, इसलिए अलग अलग सिस्टम का अलग अलग हमें वेव फंक्शन मिलता रहेगा। क्लियर हो गई बात? और जैसे ही हमें वेव फंक्शन मिल गया तो हम कहेंगे कि हमें स्टेट ऑफ सिस्टम पता चल चुकी है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिलता हूं। तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट ही वहां से होती है जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके इस वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हो। तो जैसे ही आप साई का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हो, आप स्टेट ऑफ सिस्टम पता लगा लेते हो। स्टेट ऑफ सिस्टम का पता लगा लेते हो। अब प्रॉब्लम क्या हुई क्वांटम मैकेनिक्स में, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, कि जब भी हमने इस वेव फंक्शन को कैलकुलेट किया तो ये फंक्शन के पास रियल पार्ट भी था और इमेजिनरी पार्ट था। यानी ये वेव फंक्शन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा आता था, a प्लस आई बी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों आया? मैं सिंपल सी बात बता दूं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपने मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको पता है जब भी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर रियल भी आ सकता है, रियल फंक्शन भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यानी अ वेव फंक्शन हैड रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गई बात? अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कहूं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो ये वेव फंक्शन है ये स्टेट ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब आप ही बताओ कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन फिजिक्स में हमें कुछ बता सकता है क्या? वो भी करेक्ट बता सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, इस फंक्शन का कोई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर हो गई बात? अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भी हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते थे जिसकी हेल्प से हम किसी सिस्टम की स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे ही साई का एक्सप्रेशन आया वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता था, यानी उसके पास एक रियल पार्ट भी होता था। इस ए को हम कहते हैं रियल पार्ट
और इस बी को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी कुल मिला के हमारा जो फंक्शन था वो एक पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। कुल मिला के हमारा जो फंक्शन था वो कॉम्प्लेक्स आ रहा था। अगर कोई फंक्शन फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो हम यही सोचेंगे, सबसे पहले हम यही सोचेंगे यार उसका तो कोई फिजिकल मीनिंग हो ही नहीं सकता। अगर इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं फिजिक्स में कि साई स्टेट ऑफ सिस्टम है। तो इसको करेक्टली एक्सप्लेन जिन्होंने किया वो थे मैक्स बॉर्न। उन्होंने बताया नहीं भाई, आप जिसको ये समझ रहे हो कि ये फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में किसी काम का नहीं है, उन्होंने थ्योरेटिकली भी एक्सपेरिमेंटली भी कई सारी स्टडी की। स्टडी कैसी की? थ्योरेटिकल स्टडी भी की और एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी की। और उन्होंने थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के बाद मैक्स बॉर्न ने ये बताया कि नहीं भाई, जो हमारा वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हम पहले ये समझ रहे थे हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट मैक्स बॉर्न के आने के बाद उन्होंने बताया नहीं भैया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और जो ये वेव फंक्शन है ये हमें पोजीशन भी बताएगा, ये हमें मोमेंटम भी बताएगा और ये हमें एनर्जी भी बताएगा सिस्टम की। ठीक है, तो उन्होंने ये सब कैसे एक्सप्लेन किया वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको पॉज करके नोट कर लो। अब ये भी बताता हूं कि नोट्स में आपको क्या लिखना है। तो आप नोट्स में क्या लिखोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है। अ फंक्शन विच रिप्रेजेंट वेव फंक्शन, ब्रैकेट में आप वेव पैकेट भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड वेव फंक्शन, जैसा मैंने बताया था। In quantum mechanics, wave function are used to represent state of system. अब यहाँ सिस्टम क्या हो सकता है? पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या कुछ और। ठीक है, अब वेव फंक्शन psi for a physical system can be calculated by solving Schrodinger equation, जैसा मैंने बताया था। Since solution of Schrodinger equation can have a complex function, it means a wave function psi has a real as well as imaginary part. इसका मतलब हम वेव फंक्शन psi को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल फंक्शन। और i क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी नंबर। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और b है इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गई बात? अब अगर हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, इसका मतलब इट मीन्स वेव फंक्शन साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, बट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ साई इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट हमने देखा कि जब हम साई का मॉड लें और उसका स्क्वायर लें, यानी मॉड का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के मॉड का स्क्वायर कैसे आता है? उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी साई स्टार क्या है? यहाँ पे साई स्टार है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसा होता है? अगर साई ऐसा है तो साई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस आई बी, यानी जहां i प्लस में होता है दूसरे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में i क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मल्टीप्लाई उसी फंक्शन से कर देते हैं। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की वैल्यू क्या होगी? a माइनस आई बी, और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो a प्लस आई बी है। तो जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है इस फंक्शन में i नहीं है, इसका मतलब कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एक रियल फंक्शन है। अगर साई मॉड का स्क्वायर एक रियल फंक्शन है, इसका मतलब इट मीन्स साई मॉड स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। इतनी बातें आप नोट कर लो, मैं बता रहा हूं। तो अब तक हमने देखा कि जब भी हम किसी सिस्टम के लिए वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वेव फंक्शन जनरली एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है इस तरह से।
ठीक है। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कोई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर हम ऐसा कहें, बट एक और चीज मैथमेटिक्स हमें बताती है कि हम इस फंक्शन का रियल पार्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम इस वेव फंक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें। और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन के कंजुगेट का मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन से कर दें। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कंजुगेट क्या होता है? साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और साई। और ये कैसे आता है? जहां पे आई होता है वहां माइनस आई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा होता है। तो जैसे ही हमने इसका इस वेव फंक्शन जो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसके मैग्नीट्यूड का जैसे हमने स्क्वायर किया तो हमें रिजल्ट मिलता है a माइनस आई बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस आई बी। तो होगा क्या? ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें पता है कॉम्प्लेक्स थ्योरी से आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो कुल मिला के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साई मॉड का स्क्वायर हमेशा एक रियल फंक्शन आएगा। ऑलवेज अ रियल फंक्शन। इसका मतलब हम ये इग्नोर नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिक्स में कि वेव फंक्शन हमें कुछ नहीं बताता। नहीं, वो बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि हम साई का रियल पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए वेव फंक्शन हमें क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम की इंफॉर्मेशन देता है। यानी हम ये कहेंगे हैज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस किन्होंने बताया था? ये बात है 1926 की मैक्स बॉर्न ने बताया था। मैक्स बॉर्न ने थ्योरेटिकल यानी कैसे कैसे बताया था? उन्होंने पहले थ्योरेटिकल स्टडी की थी। उन्होंने पहले वेव फंक्शन की थ्योरेटिकल स्टडी भी की और फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी की। यानी उन्होंने वेव फंक्शन की थ्योरेटिकल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के बाद क्लियर कट क्वांटम मैकेनिक्स को ये बताया कि वेव फंक्शन हमें सिस्टम की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब वही सब हमें देखना है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं बता रहा हूं। तो इसके आगे नोट्स में आप क्या लिखोगे वो मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया है। ठीक है। आफ्टर अ डीप एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल स्टडी, मैक्स Born in 1926 gave a satisfactory interpretation of wave function। तो उन्होंने क्या क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन दिए, उनको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट मैं नोट्स में लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेव फंक्शन साई इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। मतलब ऐसा मैक्स बॉर्न ने बोला कि जो हमारा वेव फंक्शन है, जो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है जनरली, उसे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहेंगे। एंड जो साई मॉड का स्क्वायर होता है वो हमेशा कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू वेव फंक्शन साई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑलवेज अ रियल फंक्शन आता है इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कहने का मतलब है हम साई मॉड स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उसका रीजन है द probability density psi mod square is proportional to probability of finding particle। क्योंकि उन्होंने थ्योरेटिकली ये पाया कि जो साई मॉड का स्क्वायर होता है ये पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने ऐसा बताया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था इस वेव फंक्शन के बारे में कि ये वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में बताता क्या है। ये वेव फंक्शन की हेल्प से हम पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका अभी फॉर्मूला मैंने डिस्कस नहीं किया है, अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए ये पॉइंट और ये सब आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। फिर वेव फंक्शन साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस
के बारे में उन्होंने जो सेकेंड पॉइंट बताया वो क्या था, इफ a wave function psi satisfy following इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या थी वो देख लीजिए। कहने का मतलब है अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो वेव फंक्शन साई है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायमेंशन, कहने का मतलब है सिर्फ सिंगल डायमेंशन का ही फंक्शन है, तो अगर इसका मैं मॉड का स्क्वायर करूं और उस मॉड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और अगर इसका रिजल्ट 0 आता है तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन क्या हुआ, वन डायमेंशन का इंटीग्रेशन हुआ। अगर हमें ऐसा रिजल्ट मिलता है, इसी बात को मैं 3 डायमेंशन में बोलूं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, वेयर जो हमारा वेव फंक्शन है वो वन डायमेंशन का है, यानी साई इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसी बात को अगर हम ये कहें कि हमारा वेव फंक्शन 3 डायमेंशन का है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, कहां से, एक्स के डायमेंशन, एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, y इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और z इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा वेव फंक्शन साई का, जो फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, इसके मॉड का स्क्वायर करेंगे और dx dy dz इक्वल टू अगर ये 0 आए, तो ये जो इक्वेशन है ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। ये कैसी है, 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, वेयर हमारा जो साई है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब इन दोनों ही बातों को आप नोट कर लो। मैं दोनों इक्वेशन को शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हो सकता है मैं शॉर्ट में ही लिखूं, तो आप समझ जाना, इसको मैं मिटा रहा हूं। कहने का मतलब है मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, सिर्फ साई मॉड का स्क्वायर dx, अगर इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आप ये मान लेना, या मैंने ऐसा किया है कि यहाँ पे जो वेव फंक्शन साई है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x ही है, तो ऐसा इंटीग्रेशन अगर 0 आता है, या जो ये मैंने ऐसा इंटीग्रेशन 3 डायमेंशन में लिखा है, इसको मैं ओवर ऑल स्पेस कर सकता हूं, ओवरऑल स्पेस, और यहां में साई मॉड का स्क्वायर, इसको मैं dv कर सकता हूं इक्वल टू 0। इस dv का कहने का मतलब क्या है, यहां dv का मतलब है dx dy dx मल्टीप्लाई बाई dy मल्टीप्लाई बाई dz। तो इसी इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। अगर अब हमें पता है ये साई मॉड का स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो सिंपल सी बात है, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस करें और अगर रिजल्ट 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका मतलब होता है मीन्स पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर दिस सिस्टम, क्लियर हो गई बात। कहने का मतलब है कि अगर कोई वेव फंक्शन जिसका मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाली, तो किसी वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ऐसा वेव फंक्शन ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई पार्टिकल है ही नहीं। इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है, वो ऐसा वेव फंक्शन है, ऐसे सिस्टम का वेव फंक्शन है जिसमें कोई पार्टिकल नहीं एग्जिस्ट करता, यानी मीन्स पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस सिस्टम। ये वेव फंक्शन का सेकेंड फिजिकल सिग्निफिकेंस था, इसको आप पॉज करके नोट कर लो, ये मिटा रहे। तो वेव फंक्शन का जो नेक्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसे हम नंबर 3 करेंगे।
if for a wave function psi we have, अगर हमारे पास एक वेव फंक्शन साई के लिए ऐसा रिजल्ट मिलता है -∞ टू +∞ साई एक्स, यानी साई जो फंक्शन है सिर्फ एक्स का है, उसके मॉड का स्क्वायर dx, अगर ये 1 मिलता है, या इसी को मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया था -∞ टू +∞, ठीक है। मैं सिंपली साई का इंटीग्रेशन, साई मॉड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा और वो 1 आता है। ये इंटीग्रेशन सिंपली ये दिखा रहा है जो साई है वो फंक्शन ऑफ एक्स ही है, ठीक है। अगर ऐसा रिजल्ट मिलता है, या फिर हम ये कहें -∞ टू +∞, ये किसके लिए है, एक्स के लिए है। y -∞ टू +∞, ये y के लिए है। z इक्वल टू -∞ टू +∞, ये z के लिए है। और हमारा जो वेव फंक्शन है वो x y z तीनों का है, ठीक है। 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन है। इसके मॉड का स्क्वायर dx dy dz, अगर ये 1 आता है, ठीक है। या इसी बात को मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं -∞ टू +∞ साई मॉड का स्क्वायर dv इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे dv का मतलब क्या है, dx dy dz, ठीक है। एक एलिमेंट्री वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कि मेरे पास कोई किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन कुछ ऐसा है जिसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी साई मॉड का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं और वो 1 आए, तो हम ऐसे वेव फंक्शन, यानी अगर ऐसी इक्वेशन हमें किसी वेव फंक्शन की मिल रही है, तो ये वेव फंक्शन फिजिक्स में बता क्या है, तो ये एक्चुअली मीन्स a particle exists somewhere in space, सिंपल सी बात है फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। मीन्स अ पार्टिकल एग्जिस्ट समवेयर इन स्पेस ऑल टाइम, कहने का मतलब है अगर मेरे पास एक ऐसा वेव फंक्शन है जिसके मॉड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमेशा 1 आता है, तो इसका मतलब वो वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमेशा कहीं ना कहीं स्पेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मीन्स अ पार्टिकल एग्जिस्ट समवेयर इन स्पेस ऑल द टाइम। और अगर ऐसा वेव फंक्शन हमारे पास है तो उसको एक नाम भी देते हैं, देन एंड दिस वेव फंक्शन साई इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्यों कहेंगे इसे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 1 आता है, यानी इसके मॉड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम करें पूरे स्पेस के लिए, तो अगर 1 आता है तब देन दिस वेव फंक्शन साई इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और जो ये इक्वेशन है, चाहे वो ये इक्वेशन हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या ये इक्वेशन हो, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों एक ही इक्वेशन है। एक 1 डायमेंशन की इक्वेशन है और एक 3 डायमेंशन की इक्वेशन है। ये दोनों ही इक्वेशन, देन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आर कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन।
नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन, या इसे कंडीशन भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप लिख सकते हो। यानी जो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है, और जो यहाँ पे वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। और ये इक्वेशन हमें बताती क्या है, या ये वेव फंक्शन जो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हमें ये बताता है कि स्पेस में केवल एक पार्टिकल है, वो हमेशा स्पेस में कहीं ना कहीं ऑल टाइम एग्जिस्ट करता है। ये इंफॉर्मेशन ये साई हमें देता है जो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई करता है। इतनी बातें आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का नेक्स्ट पॉइंट होगा फोर, इफ फॉर अ वेव फंक्शन वी हैव, अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है जिसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस की वैल्यू n आता है। n क्या है, अ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ऐसा आता है, ये इक्वेशन 1 डायमेंशन के लिए भी अगर आता है n, या 3 डायमेंशन के लिए भी आता है n, दोनों केसेस की बात है। यानी आप 1 डायमेंशन की इक्वेशन लिख के 1 डायमेंशन की इक्वेशन भी लिख सकते हो जिसको आप n के इक्वल लिखोगे, या 3 डायमेंशन की जो भी मैंने इक्वेशन बताई थी वो लिखोगे। अगर वो दोनों इक्वेशन n के जैसे 3 डायमेंशन की इक्वेशन लिख दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट। ये कहाँ के लिए, x के लिए, y के लिए माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, z के लिए माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, साई x y z के मॉड का स्क्वायर dx dy dz इक्वल टू, अगर n आता हो, यानी दोनों केसेस के लिए, अगर दोनों केसेस के लिए n आता हो, देन इट रिप्रेजेंट अ फिजिकल सिस्टम। अगर हमें कोई वेव फंक्शन ऐसा मिलता है जिसके मॉड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, चाहे 1 डायमेंशन का केस हो चाहे 3 डायमेंशन का केस हो, अगर वो n आता है और n कैसा है, एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो उस केस में हम लिखेंगे देन इट रिप्रेजेंट अ फिजिकल सिस्टम विच कंसिस्ट ईदर 1 पार्टिकल और n पार्टिकल। ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला था, ठीक है, ये मेरी लाइन है, तो आप इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो। यानी ये हमें क्या बता रहा है, या तो सिस्टम में एक पार्टिकल है या सिस्टम में n पार्टिकल है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। देन दिस वेव फंक्शन इज कॉल्ड अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। यानी अगर ऐसा वेव फंक्शन जो इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे वेव फंक्शन को हम क्या कहेंगे, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक। और अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स में हमें हर एक फंक्शन को नॉर्मलाइज ही रखना पड़ता है। यानी हर एक फंक्शन को हमें नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये जो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, क्या मैं इसको नॉर्मलाइज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो वी कैन नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, हम इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं अगर हम फॉलोइंग स्टेप यूज करें तो देखो मैंने बताया था, अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट साई मॉड साई स्क्वायर dx। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, आप खुद ही समझ जाओ, जो साई है वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ये रिजल्ट क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो क्योंकि मुझे पता है जो साई मॉड का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साई स्टार साई होता है। साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई है। तो क्या मैं इसको उसी फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट। ठीक है, इसको लिख सकता हूं साई स्टार साई dx इक्वल टू n। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम नेक्स्ट स्टेप में अगेन लिखेंगे माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट। ठीक है, ये ऊपर की लाइन है, साई स्टार को भी रूट n से डिवाइड कर देंगे
और साई को भी √n से डिवाइड कर देंगे और फिर लिख देंगे dx इक्वल टू 1। ऐसा हो जाएगा क्योंकि आपको पता है √n इंटू √n क्या हो जाएगा, एंड हमने इस n को इसके नीचे लिख दिया। तो आप ये लिख सकते हो कि जो यहाँ पे साई है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा साई है, अब यहाँ पे अलग साई है, उसे हम साई डैश कह सकते हैं। तो जो यहाँ पे साई डैश हमें मिला, नया साई डैश मिला जिसकी वैल्यू साई अपॉन √n है, इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, वेव फंक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हो जिस सिस्टम के लिए हमने ऐसा वेव फंक्शन कैलकुलेट किया था जिसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन n था, उसी सिस्टम के लिए अगर हमें नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैलकुलेट करना हो तो हमें यही स्टेप यूज करने पड़ेंगे और हम इस साई डैश को उसी सिस्टम का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे। तो इसकी बातें आप नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा। अच्छा, मिटाने से पहले एक और बात, ठीक है, यहाँ जो 1/√n, ठीक है, याद आ गया, जो यहाँ पे कहा नहीं, ठीक है, ऊपर की चीजें मिटा दूं या यहीं पे लिख दूं साइड में, 1/√n कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इतनी बात और नोट कर लेना। यानी साई को हमने जिस चीज से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलाइज बनाया, देखो साई पहले से नॉर्मलाइज नहीं था, लेकिन मैंने साई को 1/√n से मल्टीप्लाई किया, तो 1/√n से, यानी जिससे भी मैंने मल्टीप्लाई किया है साई को, जिसके बाद वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बना। यानी देखो सिंपल सी बात है, ये इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें सिंपल सी बात क्या है, हमें 1 मिल गया। अगर हमें 1 मिल गया तो ये कौन सी इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है, -∞ to +∞ साई मॉड का स्क्वायर अपॉन रूट अपॉन n, साई मॉड का स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू 1। ये क्या है, एक नॉर्मलाइज इक्वेशन ही तो है। तो इस नॉर्मलाइज इक्वेशन, यानी ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, ये तो नॉर्मलाइज इक्वेशन है। तो मैंने साई को जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलाइज बनाया, वो कांस्टेंट ही एक तरह से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहेंगे उसको। यानी 1/√n क्या हो गया यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। देखो इसके बाद जो मैं अगले वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको किसी वेव फंक्शन को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं ये सब न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो इसके बारे में चिंता मत करना। अभी के लिए बस मैं इंट्रो करा रहा हूँ कि वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे क्या क्या होता है, बस उसको समझा रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो। बस यहाँ समझ लो कि अगर कोई वेव फंक्शन के मॉड का स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस अगर n आता है तो उसको मैं नॉर्मलाइज कर सकता हूँ। कैसे, वो टेक्निक मैंने यहाँ पे दिखा दी। और वेव फंक्शन को जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हमने नॉर्मलाइज बनाया है, उस कांस्टेंट को हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहेंगे, और जो फाइनल में जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हमें मिला उसी को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर दैट सिस्टम कहेंगे। इतनी बातें आप नोट कर लो, मैं मिटा दूं। तो वेव फंक्शन के फिजिकल सिग्निफिकेंस का नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, फ्रॉम अ वेव फंक्शन साई फॉर ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम अ वेव फंक्शन साई ऑफ अ फिजिकल सिस्टम वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन एनी सर्टेन रीजन। यानी हम अगर हमें किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको भी हम वेव फंक्शन साई की हेल्प से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसे मैंने फर्स्ट पॉइंट से ए पॉइंट से समझाया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बिटवीन पॉइंट x1 एंड x2। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मेरा पार्टिकल जो भी है वो सिर्फ इस, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ x की वैल्यू निगेटिव है।
और मैं कहूं कि जो पार्टिकल है वो x1 से लेके x2 के बीच में अगर है तो उसकी फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी किसी पार्टिकल के x1 और x2 के बीच में मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला ले दिया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बिटवीन पॉइंट x1 एंड x2 है उसको मैं p x1 x2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखनी है, x1 टू x2 साई मॉड का स्क्वायर dx अपॉन सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट साई मॉड का स्क्वायर dx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उस पार्टिकल के x1 और x2 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात एक केस है, ठीक है, ये तो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। एक केस है, इफ साई इज अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो हम लोगों ने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए क्या पढ़ रखा है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट साई मॉड का स्क्वायर dx की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन में, मतलब इस फॉर्मूले में जो नीचे वाला इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल x1 x2 कितना हो जाएगा, x1 टू x2 साई मॉड का स्क्वायर dx, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे जब इसके आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनमें मैं इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो आप टेंशन मत लेना। लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को ही सजेस्ट करूंगा। जो ये फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है और ये हमेशा काम करेगा। वो तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं इस फॉर्मूले को ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, बट जो ये फॉर्मूला है ये तभी काम करेगा जब हमारा साई एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। क्लियर हो गई बात? इतनी बात पे पॉज करके नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं सेकेंड केस की। अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो 3 डायमेंशनल हो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन वॉल्यूम v। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये वॉल्यूम ले लिया है v, कहने का मतलब पार्टिकल इस पूरे स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है, बट मुझे ये निकालना है कि इस वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसको हम प्रोबेबिलिटी इन वॉल्यूम v लिखेंगे और इसका आंसर होगा या इसका फॉर्मूला बनेगा। अब मैं सिंपली यानी उस वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करना है जिसके अंदर वो पार्टिकल है, ठीक है, अपॉन सारे स्पेस के लिए मुझे वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, मैं यहां बता दूं, यहां dv का मतलब है dx dy dz। ठीक है, तो आप भूलना मत। यहाँ पे dv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। यहाँ पे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट क्या इंडिकेट कर रहा है, हमने पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यानी ओवरऑल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रखा है साइन मोड का। ठीक हो गई बात? अगेन सेम सिचुएशन है, इफ वेव फंक्शन साई इज नॉर्मलाइज्ड। अगर हम ये कहें कि हमारा जो ये वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो हमें पता है माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट साई मॉड स्क्वायर dv कितना हो जाएगा, 1 आएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन वॉल्यूम v कितना होगा, pv का फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यानी सिर्फ हमें इस वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, साई मॉड के स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिर्फ इस वॉल्यूम के लिए करना है। ठीक है, dv, और यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। मैं आपको ये वाला फॉर्मूला
याद करने का सजेशन देगा बस, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, चाहे साई हमारा नॉर्मलाइज हो या साई हमारा अननॉर्मलाइज हो, दोनों ही कंडीशन में ये फॉर्मूला काम करेगा। तो इतनी बातें आप पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का जो फाइनल पॉइंट है वो है नंबर 6। वी कैन डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी etc फ्रॉम अ वेव फंक्शन ऑफ अ गिवन फिजिकल सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी फिजिकल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन पता है तो हम उस सिस्टम के वेव फंक्शन की हेल्प से हम उस सिस्टम की अप्रोक्सीमेट पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं अप्रोक्सीमेट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी वैल्यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना मान लो। तो जो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं वो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर हो गई बात। अब ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होंगी ये सब भी आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स को आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी कि कैसे हम वेव फंक्शन की हेल्प से पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी और भी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब आगे आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो। एक और इम्पोर्टेंट बात रह गई है, उसको भी समझ लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली एक वर्ड आता है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, मैं पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन नॉट यूज ऑल वेव फंक्शंस टू रिप्रेजेंट फिजिकल सिस्टम। कहने का मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, बट वो सारे के सारे वेव फंक्शन किसी न किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो समझते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट अ फिजिकल सिस्टम ओनली बाय अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। कहने का मतलब है हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहेंगे किसको? विच सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, यानी ऐसा वेव फंक्शन जो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसी को वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहेंगे। और वही वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा। तो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है जो वेव फंक्शन साई होगा मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर। पहली बात तो ये होनी चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, पहले ये पॉइंट नोट कर लो आप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? पार्शियल साई अपॉन पार्शियल एक्स, पार्शियल साई अपॉन पार्शियल वाई, पार्शियल साई अपॉन पार्शियल जेड मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर। इसको भी मैं समझाऊंगा, इसको भी आप नोट कर लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई मॉड स्क्वायर, इसी को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, ओवर ऑल स्पेस बी फाइनाइट। कहने का मतलब है जब भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रेशन करें ओवर ऑल स्पेस, चाहे वो 1 डायमेंशन का हो चाहे 3 डायमेंशन का हो, उसका रिजल्ट अब पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए। अगर ये तीनों ही कंडीशन एक वेव फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम उस वेव फंक्शन को एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहेंगे। अब पॉइंट बाय पॉइंट मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं जिससे ये आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है, यानी साई मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है। तो मेरे पास 3 ग्राफ या 4 ग्राफ ले लेते हैं। साई वर्सेज एक्स का एक ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, दूसरा ग्राफ ले लेते हैं साई वर्सेज एक्स का, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, एक और ग्राफ ले लेते हैं। यानी यहां हम वेव फंक्शन को समझ रहे हैं साई। ठीक है, एक ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, एक और ग्राफ ले लेते हैं।
ठीक है, इस तरह से ये साई है, ये एक्स है। तो पहले समझो कंटिन्यूअस कहने का क्या मतलब है। देखो साई जहां से जहां तक भी मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें साई मिल कहा रहा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक मिल रहा है। तो हमें दिख रहा है साई के इन दोनों पॉइंट के बीच में हर एक जगह पे साई की एक वैल्यू आ रही है, यानी साई कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक साई कंटिन्यूअस है। सेम यहाँ पे भी है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, फॉर एग्जाम्पल ये a पॉइंट है, यहाँ तक हमें साई की कंटिन्यूअस वैल्यू मिल रही है। अगर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसका मतलब साई की एक कंटिन्यूअस वैल्यू मिल रही है। क्लियर हो गई बात। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, तो हमें दिख रहा है x इक्वल टू ए पॉइंट पे साई की कोई वैल्यू मिल नहीं रही है, और जबकि साई x इक्वल टू ए से ज्यादा, यानी x ग्रेटर देन ए से पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और लेस देन ए पे भी ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। बट अगर हम कहें कि x इक्वल टू ए के लिए साई की कोई वैल्यू है, तो आप कह रहे हो कि अरे साई की तो ए के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी x इक्वल टू ए पॉइंट पे साई की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चीज को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब यहाँ पे हमारा साई क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि मैं कहूं कि बीच में कोई एक पॉइंट है ये, जिसे हम x इक्वल टू ए कह रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि साई x ग्रेटर देन a और x लेस देन a पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये साई। इसका मतलब यहाँ पे भी साई क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और यहाँ इन दोनों ग्राफ में हमें दिख रहा है कि साई जितना भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जिस रेंज में भी एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे भी क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गई बात। दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में क्या फर्क है। ठीक है, इसका मतलब साई को कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी ये दोनों जो वेव फंक्शन है ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये दोनों वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है, इस वजह से ये वेव फंक्शन किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इनको हम मिटा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक और चीज हमें देखनी है, सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर। तो देखते हैं, मेरे पास एक और वेव फंक्शन बना देते हैं सिंगल वैल्यूड को समझने के लिए। मेरे पास लाइट भाग गई, इसको पॉज करके नोट कर दो। तो आ गई लाइट, बहुत देर बाद आई है, बता दूं। ठीक है, तो मेरे पास कैसा वेव फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस टाइप का वेव फंक्शन है, ये है साइन। ठीक है, और मेरे पास एक और वेव फंक्शन है। ठीक है, ये x है, ये साई है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस तो सब है, ऑलमोस्ट सब है। जैसे ये भी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट x इक्वल टू a1 से x इक्वल टू a2 तक, ये लाइन भी कंटिन्यूअस है, ये लाइन भी कंटिन्यूअस है। ये भी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है x इक्वल टू a1 और ये भी पॉइंट है x इक्वल टू a2। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट a1 से a2 तक पूरा का पूरा जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। बट अब आता है सिंगल वैल्यूड क्या होता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि अगर मैं एक पॉइंट उठाऊं जिस रेंज में वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है x1। ठीक है, यानी यहां एक पॉइंट हमने लिया x इक्वल टू x1। तो हम देख रहे हैं x इक्वल टू x1 के लिए साई की सिर्फ एक वैल्यू है, जिसे हम कैपिटल A से दिखा देते हैं। यहां पे भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं x इक्वल टू x1। तो हम देख रहे हैं x इक्वल टू x1 के लिए साई की एक वैल्यू a है। बट यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है, अलग केस डिफरेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू x1 के लिए हमें दिख रहा है कि साई की दो वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम प्लस a1 कह दे रहे हैं, प्लस a कह दे रहे हैं,
और ये जो वैल्यू है जो निगेटिव आ रही है उसे -1 ले लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हो रहा है। किसी एक पॉइंट x इक्वल टू x1 के लिए हमें दिख रहा है कि साई की 2 वैल्यू है, एक तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, साई की जो वैल्यू आ रही है इसे हम +1 कह देते हैं, और जो निगेटिव वैल्यू आ रही है उसको -1 कह देते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जब किसी एक पॉइंट पे साई की वैल्यू एक ही आए यानी सिंगल हो तो उसे हम सिंगल वैल्यूड कहते हैं, सिंगल वैल्यूड। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि हर एक पॉइंट के लिए साई का वेव फंक्शन सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन कंटेन करता है या एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ये भी एक सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन हुआ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट के लिए साई की 2 वैल्यू आ रही है, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है। दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन और दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वेव फंक्शन जो ये है और ये है, यानी इसे हम वेव फंक्शन थर्ड बोल दे रहे हैं और इसे वेव फंक्शन फोर्थ बोल रहे हैं। यानी वेव फंक्शन थर्ड और फोर्थ हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ही नहीं रही है। वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, तो ये दोनों कंटिन्यूअस तो है बट ये दोनों सिंगल वैल्यूड नहीं है। इसका मतलब ये वेव फंक्शन साई3, वेव फंक्शन साई4 हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं कह सकते इनको, जबकि साई1 और साई2 को हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूअस भी है और ये सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर भी है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट लाइन का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अब समझते हैं कि सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब है, यानी डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर का क्या मतलब है। पहले समझ लेते हैं ये डेल साई बाई डेल एक्स क्या है। डेल साई बाई डेल एक्स एक्चुअली tan थीटा होता है, मीन्स स्लोप ऑफ कर्व होता है। मीन्स कर्व का जो स्लोप है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। मैं दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल साई कुछ ऐसा है, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया साई है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। साई का ग्राफ कुछ ऐसा है और ये एक्स है। तो डेल साई बाई डेल एक्स क्या होता है, मैं किसी पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे डेल साई बाई डेल एक्स निकालूं तो ये एक्चुअली ये स्लोप है जहां पे ये ग्राफ टच कर रहा है इसको, ये क्या है थीटा, ठीक है, यानी ये एक्चुअली थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर थीटा बहुत कम है तब, ठीक है। इफ ये कंडीशन क्या है, थीटा टेंड्स टू 0, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ का एंगल चेंज हो रहा है वो ग्राफ का एंगल कंटिन्यूअस अगर चेंज हो तो हम कहेंगे कि डेल साई बाई डेल एक्स कांस्टेंट है, सॉरी कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर ऐसा है, कहने का मतलब है जो ये थीटा है ये कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गई बात। अगर थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे डेल साई बाई डेल एक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सिंगल वैल्यूड तो हमें पता है, अगेन जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, सॉरी मतलब इसकी वैल्यू एक पॉइंट पे एक ही होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 ग्राफ है, ठीक है, इसे तो 2 ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं। साई बाई साई एक्स का एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ क्या है साई एक्स, दूसरा ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है, या ऐसा बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, ऐसा बना देते हैं। अच्छा, अब यहां पे समझो जो इसका थीटा है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो इसका यहाँ पे स्लोप जो एंगल है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आप बनाओगे जब लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लाइन आप ड्रॉ करते रहोगे तो आप देखोगे जो ये थीटा है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे थीटा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। देखो यहां से लेके यहां तक थीटा लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। इस पूरे ग्राफ में थीटा कंटिन्यूअस है, यानी डेल साई बाई डेल एक्स, कहने का मतलब जो थीटा है वो लगातार इस ग्राफ में चेंज हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थीटा यहाँ है, ये है, बट अगर मैं इस लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो थीटा यहां पहुंच जा रहा है। तो थीटा एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे थीटा ये भी है, ये भी है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि ग्राफ समझ में आ जाए। यानी कुल मिला के ये जो ग्राफ है जो मैंने ऐसा बनाया था, इसमें इस पॉइंट पे थीटा, मतलब अगर इस लाइन का पॉइंट है, मतलब इस लाइन का पॉइंट है, इस पार्ट का पॉइंट है, तो थीटा कुछ ऐसा बनेगा। अगर इस लाइन का पार्ट है तो थीटा कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देख रहे हो ना थीटा कितना चेंज हो जा रहा है जरा सा पॉइंट के गैप में, यानी जरा सा स्मॉल डिस्टेंस, यानी डेल्टा एक्स के गैप में थीटा का एंगल कितना चेंज हो जा रहा है। इसी को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, कंटिन्यूअस। इसी को हम कहते हैं डेल साई बाई डेल एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कहने का मतलब जो हमारा वेव फंक्शन होगा उसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड जो भी होगा वो भी लगातार कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड तो होना चाहिए। ये दोनों ही इस ग्राफ में भी हम देख रहे हैं कि हर वैल्यू सिंगल वैल्यूड है, इसका मतलब जो डेल साई बाई डेल एक्स है वो भी सिंगल वैल्यूड ही होगा, ठीक है। सिंगल वैल्यूड तो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब समझना था। तो कंटिन्यूअस यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको भी आप नोट कर लो, मैं मिटा दूँ। अब फाइनल पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन मॉड स्क्वायर ओवर ऑल स्पेस बी फाइनाइट। तो देखो सिंपल सी बात है, अगेन एक वेव फंक्शन ले लें साई वर्सेस एक्स का, ठीक है। जो ये हमने देखा है कि एक ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, बिकॉज जो ये वेव फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, सिंगल वैल्यूड है, ठीक है, हमने देखा है। तो ये जो वेव फंक्शन साई है ये साई कंटिन्यूअस है, सिंगल वैल्यूड है। इनफैक्ट हम ये भी देख चुके हैं डेल साई बाय डेल एक्स भी कंटिन्यूअस भी है एंड सिंगल वैल्यूड भी है। तो बस इसी ग्राफ से हम कंपेयर करेंगे ऐसे ग्राफ का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है, याद रखना ये जो पॉइंट है ये इनफाइनाइट है, तो ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है, ठीक है, और ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है, यानी ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है। क्लियर हो गई बात, यानी ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है, ऐसे ही है कुछ। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो ये दोनों लाइनें मिल कहाँ रही हैं, इनफाइनाइट पे, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे भी इनफाइनाइट पे ही मिल रही है। ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है और ये वेव फंक्शन साई है। सिंपल सी बात है। देखो अगर ये ग्राफ हमारा ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहे हैं तो आप इस एरिया को, कहने का मतलब है साइन मॉड का स्क्वायर डी एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कैलकुलेट कर सकते हो, ये फाइनाइट आएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो रीजन समझो। क्योंकि वेव फंक्शन साई एग्जिस्ट कहां तक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसे x इक्वल टू a1 कहेंगे, इसे x इक्वल टू a2 कहेंगे इस पॉइंट को। तो जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ a1 से a2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, बिकॉज वेव फंक्शन प्लस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में है ही नहीं। जो वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है a1 से लेके a2 तक। इसका मतलब जब भी ऐसा इंटीग्रेशन है जो फाइनाइट है वो तो फाइनाइट आएगा ही ना, सिंपल सी बात है। बट यहां देखते हैं
यहां पे हमारा जो वेव फंक्शन है ये इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, पहली कंडीशन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा वेव फंक्शन है ये एक जगह इनफाइनाइट भी बन रहा है। तो कहने का मतलब है हमारा वेव फंक्शन जब इनफाइनाइट तक पहुंच रहा है तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं, इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट आएगा। सिंपल सी बात है। अगर वेव फंक्शन हमारा एक पर्टिकुलर रेंज में है और उसकी सारी की सारी वैल्यू फाइनाइट है, इसका मतलब हमारा जो वेव फंक्शन है वो एक बाउंड वेव फंक्शन है। कहने का मतलब अगर मेरा वेव फंक्शन फाइनाइट है और एक रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है और एक रेंज में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो वेव फंक्शन कुछ ऐसा होगा और वो हमेशा फाइनाइट आएगा। इसका मतलब जो ये वेव फंक्शन है ये एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। बट जो ये वेव फंक्शन है ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है, बिकॉज जो इसका इंटीग्रेशन है ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगेन ये कंटिन्यूअस है, ये सिंगल वैल्यूड है, ये दोनों ही कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है, मैं बता दूं। बट उसके बाद भी ये वेव फंक्शन वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है, बिकॉज ये थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब दिस वेव फंक्शन इज नॉट अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। क्लियर हो गई बात? ऐसा मैंने क्यों कहा? इंपॉर्टेंट बात यह है, इस वेव फंक्शन के लिए भी साई कंटिन्यूअस था, सिंगल वैल्यू था। इस वेव फंक्शन के लिए भी डेल साई बाई डेल एक्स कंटिन्यूअस था, सिंगल वैल्यू था। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी जो फाइनल कंडीशन थी उस कंडीशन में कोई ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जब भी हमने इसके साई मॉड की स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया ओवर ऑल स्पेस, हमें रिजल्ट मिल रहे थे इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? बिकॉज वेव फंक्शन इनफाइनाइट था, वेव फंक्शन कहीं ना कहीं इनफाइनाइट आ रहा था, उस वजह से ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट बन गया, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये जो वेव फंक्शन है इज नॉट अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। आई होप आपको वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और जो भी वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होते हैं, उन्हीं वेव फंक्शन का यूज हम किसी फिजिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।